हेलो दोस्तों, मैं हूं मल्लिकार्जुन आवटे। आज के लेक्चर में हम लोग किसी मशीन एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए उसकी प्रोसीजर क्या होती है, यह हम लोग आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। और इसे हम लोग प्रोसीजर फॉर डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट ऐसे भी कह सकते हैं। किसी भी मशीन एलिमेंट को डिजाइन करने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं, कुछ प्रोसीजर होती है। वो क्या है हम लोग अभी देखेंगे। जैसे कि पहला वाला है स्पेसिफाई। स्पेसिफाई मतलब हम लोग को क्या स्पेसिफाई करना है। इसमें होगा स्पेसिफाई द फंक्शंस ऑफ एलिमेंट। मतलब कौन सी भी मशीन है, वो मशीन में नंबर ऑफ सब कंपोनेंट्स रहेंगे। और आपको पता है कि किसी भी असेंबली में छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं और सबको मिला के हम लोग किसी मशीन की असेंबली बनाते हैं। तो उसमें जो असेंबली में जो छोटे छोटे मशीन एलिमेंट्स होते हैं, हर एक चीज का हम लोग को फंक्शन स्पेसिफाई करना होता है। जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग बोल सकते हैं कि बैरिंग का फंक्शन क्या होता है। बैरिंग का फंक्शन होता है कि रोटेटिंग शाफ्ट को सपोर्ट करना और उसमें जो फ्रिक्शन होता है वो फ्रिक्शन हम लोग को कम करवाना। कि ये हो गया फंक्शन बैरिंग का। और एक रहेगा कि स्प्रिंग, जो हम लोग क्लॉक में यूज करते हैं। तो उसमें जो स्प्रिंग यूज करते हैं हम लोग, उसका फंक्शन होता है कि स्टोर और एनर्जी स्टोर करना और रिलीज करना, राइट। और जो वही स्प्रिंग हम जब यूज करते हैं स्प्रिंग बैलेंस में, तो वहां पे वो फोर्स मेजर करने का काम करती है। और की आपको पता है, जैसे कि की के बहुत सारे टाइप्स है, वुडरफ की, फीदर की, संक की, जीव हेडेड की। तो की का फंक्शन क्या होता है? की का फंक्शन होता है कि शाफ्ट और उसके ऊपर हम लोग जो एडजॉइनिंग मशीन पार्ट फिट करते हैं। जैसे कि शाफ्ट के ऊपर कभी कभार हम लोग पावर या मोशन ट्रांसमिट करने के लिए पुली यूज करते हैं, गियर यूज करते हैं। तो शाफ्ट और उसके ऊपर जो एडजॉइनिंग एलिमेंट होता है, जो कि गियर रहेगा या कभी कभी हम लोग पुली भी यूज करते हैं। तो दोनों में जो रिलेटिव मोशन है, वो रिलेटिव मोशन हम लोग रिस्ट्रिक्ट करने के लिए की का यूज करते हैं। और इन शॉर्ट हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, की का फंक्शन जो है टॉर्क ट्रांसमिट करना शाफ्ट और उसके एडजॉइनिंग एलिमेंट, जैसे कि पुली और गियर दोनों के बीच में एडजॉइनिंग एलिमेंट और पुली और शाफ्ट, इनके बीच में जो पावर और टॉर्क ट्रांसमिट करना है, उनका काम जो है तो की के थ्रू होता है। वो हो गया फंक्शन की का। तो ऐसे ही हम लोग को हर एक असेंबली में जो छोटे छोटे मशीन पार्ट्स होते हैं, तो हर एक का हम लोग को फंक्शन जो है वो स्पेसिफाई करना है। वो गई फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में है डिटरमाइन। हम लोग इसमें डिटरमाइन क्या करना है। एक्चुअली सेकंड स्टेप में हम लोग फोर्सेस जो एक्ट होने वाले हैं मशीन एलिमेंट्स में, वो हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो कभी कभी हम लोग जब फोर्सेस फाइंड आउट करना होता है हम लोग को, तो उस टाइम हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम फोर्सेस की कंस्ट्रक्ट करते हैं, जिसके थ्रू हम लोग डिफरेंट मशीन कंपाउंड्स में कौन से फोर्स आ सकते हैं वो हम लोग फाइंड आउट करते हैं। और फोर्सेस मशीन पे आने वाले कभी कभी इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस भी हो सकते हैं। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं एक्सटर्नल फोर्स जो है कभी कभी आता है। जैसे कि एक फोर्स का एग्जांपल मैं देता हूँ, कुछ फोर्सेस का एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। स्टैटिक फोर्स आता है किसकी वजह से? जो सेल्फ वेट या डेड वेट होता है उस मशीन एलिमेंट्स का, उसकी वजह से उस मशीन एलिमेंट में स्टैटिक फोर्स आएगा। कभी कभार फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस। और एक होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। वो किसकी वजह से आएगा? क्योंकि कभी कभी हम लोग वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करते हैं, तो उसके हिसाब से वहां पे जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ सकता है। कभी कभार जैसे कि चेंज इन टेम्परेचर या वेरिएशन इन टेम्परेचर हो गए, तो उसकी वजह से थर्मल ग्रेडियंट जो है, उस फिनोमिनन की वजह से कंपाउंड में फोर्स आ सकता है। मतलब ऐसे बहुत सारे टाइप के फोर्सेस है जो किसी भी मशीन एलिमेंट में आ सकते हैं। नॉट नेसेसरी कि हर बार ये सभी फोर्सेस जो है हर एक मशीन एलिमेंट में आ सकते हैं। ये जो है फोर्सेस का वेरिएशन जो है टाइप्स का, तो एप्लीकेशन के हिसाब से वो वेरी हो सकता है। अगला वाला स्टेप है वो है सिलेक्ट। और उसमें हम लोग सिलेक्ट क्या करने वाले हैं? हम लोग सिलेक्ट करने वाले हैं ए सुटेबल मटेरियल मशीन एलिमेंट्स के लिए। तो कभी भी हम लोग को जब मशीन एलिमेंट के लिए मटेरियल सिलेक्ट करना है, तो हम लोग 4 क्राइटेरियाज पे हम लोग मटेरियल सिलेक्शन का डिसीजन ले सकते हैं। तो 4 क्राइटेरियाज कौन से हैं? मटेरियल की अवेलेबिलिटी, मटेरियल इजीली अवेलेबल होना चाहिए। कॉस्ट, उसका जो कॉस्ट रहेगा उसकी कीमत है
वो आपके रेंज में होनी चाहिए, आपके बजट में होनी चाहिए। और जो मटेरियल आप लोग डिसाइड कर रहे हैं, तो वो मटेरियल या सिलेक्ट कर रहे हैं आप लोग मटेरियल, तो उसमें जो आपके मशीन एलिमेंट के लिए जो रिक्वायरमेंट है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की, वो प्रॉपर्टीज उस पर्टिकुलर मटेरियल में अवेलेबल चाहिए। और आखिर में मैन्युफैक्चरिंग कंसिडरेशन उस मटेरियल के लिए भी मैं ध्यान में रखूंगा। ऐसे 4 क्राइटेरियाज पे हम लोग मटेरियल सिलेक्ट करते हैं। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल या उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कि फ्लाईव्हील होगा, गियर बॉक्स का हाउसिंग या इंजन ब्लॉक आपने देखा होगा। तो ये जो है फ्लाईव्हील, हाउसिंग, गियर बॉक्स का हाउसिंग और इंजन के ब्लॉक, इनका शेप जो है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हम लोग इनको बोलते हैं। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर मशीनिंग पे प्रोड्यूस करना बहुत ही डिफिकल्ट काम। तो हम लोग करते हैं क्या, ऐसे जो है कॉम्प्लेक्स शेप्स हम लोग कास्ट आयरन से बनाते हैं, मतलब हम लोग कास्टिंग से बनाते हैं, जिसमें बहुत कम मशीनिंग ऑपरेशंस इन्वॉल्व होते हैं। और कुछ एलिमेंट है जैसे कि ट्रांसमिशन शाफ्ट, जो कि प्लेन कार्बन स्टील से बना होता है, और ये इजीली अवेलेबल, मतलब इसका फॉर्म जो है जस्ट लाइक अ सर्कुलर रॉड की जैसे होगा, और इसमें हाईएस्ट स्ट्रेंथ भी होती है। और कुछ एप्लीकेशन जैसे कि ऑटोमोबाइल बॉडी बोलते हैं हम लोग, या हुड जिसे हम लोग बोनेट भी बोलते हैं, वो लो कार्बन स्टील से बनी होती है, क्योंकि उसमें कोल्ड फॉर्मेबिलिटी है, जो कि बहुत ही इसेंशियल है प्रेसिंग ऑफ द पार्ट्स के लिए। पार्ट्स को प्रेस करने के लिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही इसेंशियल है। और क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड, ये जो एलिमेंट है इन पे फ्लक्चुएटिंग स्ट्रेस आती है जब हम लोग इसको यूज करते हैं। इनका मटेरियल जो होता है निकेल क्रोमियम स्टील यूज करते हैं, क्योंकि निकेल क्रोमियम स्टील में हाई फटिग स्ट्रेंथ होती है। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स है, तो मैंने कुछ लिस्ट आउट करके आपको अभी यहाँ पे बोल दिए। थर्ड स्टेप है सिलेक्ट द सुटेबल मटेरियल फॉर द मशीन एलिमेंट्स। चौथा स्टेप जो है डिटरमाइन। तो हम लोग को डिटरमाइन क्या करना है, हम लोग मशीन एलिमेंट का फेल्यूर मोड जो है इसमें हम लोग डिटरमाइन देने वाले हैं। मतलब इसमें होता क्या है कि एक आधा कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट किस मोड से फेल होगा या हमको अगर पता चल गया, तो हम उस पर्टिकुलर मोड पे काम करके उस कंपोनेंट की स्ट्रेंथ हम लोग बढ़ा सकते हैं, राइट, और उसके हम लोग थोड़ी लाइफ भी बढ़ा सकते हैं। अभी जनरली मेजर मोड्स ऑफ फेल्यूर क्या है कंपोनेंट के, ऐसे कि बहुत सारे मोड्स है, लेकिन मैं 3 बेसिक टाइप्स आपको बोलता हूं फेल्यूर के। एक रहेगा कंपोनेंट फेल होगा ड्यू टू इलास्टिक डिफॉर्मेशन। इलास्टिक डिफॉर्मेशन मतलब क्या, उसमें इलास्टिक लिमिट होता है, आप कंपोनेंट को लोड दोगे तो कंपोनेंट डिफॉर्म होगा, अगर आप लोड रिमूव करोगे तो कंपोनेंट अपने पहले वाले साइज और शेप में आ जाएगा। तो पहला वाला है कि इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन आप बोलोगे कि सर इलास्टिक डिफॉर्मेशन की वजह से कैसे फेल होगा, तो इलास्टिक डिफॉर्मेशन भी है, अगर एक्सेसिव रहेगा तो वो किसी काम का है नहीं। जो इलास्टिक डिफॉर्मेशन है वो जनरली गिवन इट जो है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर ही होना चाहिए। ओके, सो पहला मोड रहेगा एक्सेसिव इलास्टिक डिफॉर्मेशन, राइट। और दूसरा मोड ऑफ फेल्योर है जनरल यील्डिंग, जिसे हम लोग प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी बोलते हैं। अगर किसी कंपोनेंट में प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो गया तो किसी काम का होता है नहीं। तो सेकंड मोड ऑफ फेल्योर है प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। और हम लोग बोलते हैं कि डक्टाइल मटेरियल्स वो जो है वो यील्डिंग से फेल हो सकते हैं, मतलब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन से। और तीसरा जो है बेसिक टाइप है फेल्योर का, वो है फेल्योर बाय फ्रैक्चर। तो जनरली फेल्योर बाय फ्रैक्चर मतलब क्या है कि इसमें प्रोडक्ट जो है रप्चर से फेल होता है। रप्चर मतलब क्या, प्रोडक्ट कौन सा भी सिम्टम्स नहीं दिखाएगा बिफोर फेल्योर, वो डायरेक्टली फेल हो जाएगा। ओके, और जनरली हम लोग ब्रिटल मेटल में ऐसे टाइप का फेल्योर देखते हैं, फेल्योर बाय फ्रैक्चर। ये 3 मोड्स ऑफ बेसिक मोड्स ऑफ फेल्योर है। तो आपके कंपोनेंट में इन 3 में से कौन सा मोड्स ऑफ फेल्योर है वो आपको स्टडी करना है, और उसके हिसाब से आपको उसकी स्ट्रेंथ जो है तो बढ़ानी है। अगली स्टेप आएगी डिटर्मिनेशन ऑफ व्हाट। तो हम लोग इसमें ज्योमेट्रिक डायमेंशंस ऑफ अ प्रोडक्ट यहाँ पे हम लोग डिसाइड करने वाले हैं। तो ज्योमेट्रिक डायमेंशंस कंपोनेंट के हम लोग डिसाइड करते हैं किस बेसिस पे, तो पहले वाले बेसिस पे जहां पे हमने देखा है अभी कि यहाँ पे फेल्योर मोड जो है, फेल्योर मोड डिटरमाइन करते हैं हम लोग, और उसके हिसाब से या उस जजमेंट पे हम लोग कंपोनेंट के ज्योमेट्रिक डायमेंशंस हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग उसमें अगर हमने बहुत बेसिक केस लिया हुआ है एग्जांपल, जिसमें हम लोग डायमेंशंस फाइंड आउट करते हैं परमिसिबल स्ट्रेस या अलाउएबल स्ट्रेस के ऊपर या डिफ्लेक्शन के ऊपर। चलिए दोस्तों, तो हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो मैं क्या करता हूँ,
यहाँ पे मैं ले रहा हूं एग्जांपल एक शाफ्ट का, तो मैं बोलता हूं कि एक सर्कुलर शाफ्ट है, ठीक है। तो इस पे जो लोड आएगा 5 किलो न्यूटन टेंसाइल लोड इस पे आएगा, ऐसे मैं सोचता हूं या एज्यूम करता हूं, राइट। और इस शाफ्ट का जो मटेरियल है उसकी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस जो है, तो मैं बोलता हूं कि इसकी सिग्मा टी परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस, सिग्मा टी PAR मींस परमिसिबल के लिए, वो मैं सोचता हूं कि इसकी जो है परमिसिबल स्ट्रेस मैं वैल्यू ले सकता हूं 80 मेगा पास्कल या 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। मैं ऐसे बोलता हूं। और इस दो इनपुट्स के ऊपर मुझे इसका क्या फाइंड आउट करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करना है, ज्योमेट्रिक डायमेंशन। तो देखते हैं, स्ट्रेस हम लोग को पता है, सिग्मा स्ट्रेस जो होता है वो रेशो होता है फोर्स और एरिया का, तो मैं लिखता हूं सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो फोर्स के लिए नोटेशन समझो मैंने यूज किया हुआ है P, और एरिया के लिए मैं A यूज करता हूं। तो सिग्मा जो है परमिसिबल उन्होंने दिया हुआ है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर, राइट। तो मैं स्ट्रेस की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप किया 80 किलो न्यूटन। फोर्स की वैल्यू क्या होगी 5 किलो न्यूटन, तो मैं इसको न्यूटन में कन्वर्ट करता हूं क्योंकि मेरा स्ट्रेस का यूनिट जो है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर में। सो मैं बोलता हूं इसको कि इसका वैल्यू जो है आई विल से 5000 न्यूटन, और डिवाइड बाय एरिया, अब ये सर्कुलर रॉड है तो उसका एरिया आएगा π/4 d स्क्वायर। तो अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो मुझे इसका डायमीटर जो है अराउंड 8.92 mm मिलेगा। तो आप इसको राउंड ऑफ 9 कर सकते हैं या उसको राउंड ऑफ आप 10 कर सकते हैं। मतलब होगा क्या कि इसमें मैंने क्या किया हुआ है कि मैं इसको डायमीटर फॉर सेफर साइड में 10 mm ले लेता हूँ। मतलब मैंने इसमें क्या किया हुआ है कि मैंने कुछ वैल्यूज मेरे पास इनपुट्स थे, लाइक वैल्यूज ऑफ फोर्स एंड वैल्यूज ऑफ परमिसिबल स्ट्रेसेस, उसके ऊपर मैंने क्या किया, इसका ज्योमेट्रिक डायमेंशन फाइंड आउट किया। सो ऐसे स्टेप्स हम लोग, जो कुछ मशीन एलिमेंट होते हैं तो उनके लिए हम लोग ये सारे स्टेप्स हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो जनरली डायमेंशन फाइंड आउट करना किसी मशीन एलिमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसी भी मशीन एलिमेंट के डिजाइन में। और इसके लिए हम लोग बहुत सारे क्राइटेरिया यूज करते हैं, जैसे कि यील्ड स्ट्रेंथ है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, टॉर्शनल डिफ्लेक्शन, लैटरल डिफ्लेक्शन और परमिसिबल बेयरिंग प्रेशर। इन सारी चीजों का हम लोग इनपुट यूज करते हैं इनके डायमेंशन फाइंड आउट करने के। तो ये हो गया हमारा स्टेप जिसमें हम लोग डायमेंशन फाइंड आउट किए, स्टेप नंबर 5। अगला स्टेप है मॉडिफाई। तो इसमें होता क्या है कि इसमें बोला है कि मॉडिफाई द डायमेंशंस फॉर असेंबली। असेंबली के लिए जो डायमेंशंस लगने वाले हैं उसको हम लोग डायमेंशंस को मॉडिफाई करते हैं, क्यों, असेंबली के लिए और मैन्युफैक्चरिंग को ईज बनाने के लिए। और अल्सो और कभी कभार हम लोग देखते हैं कि क्रिटिकल क्रॉस सेक्शंस होते क्या है। क्रिटिकल क्रॉस सेक्शन मतलब क्या, ऐसे कोई क्रॉस सेक्शंस होता है कि जहाँ पे स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो सकती है। तो तब हमने जो कुछ डायमेंशंस हमने यहाँ पे स्टेप नंबर 5 में हमने फाइंड आउट किए, तो उसको हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से कभी कभार थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना पड़ सकता है, ओके। वो असेंबली के हिसाब से या हम लोग बोलते हैं कि उसको मैन्युफैक्चरिंग के हिसाब से हम लोग को मॉडिफाई करना होता है, या हम लोग कभी कभी स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन ना हो जाए किसी जगह पे, तो उसके लिए भी हम लोग कभी कभी डायमेंशंस मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का स्टेप नंबर 6 जो डील करता है कि मॉडिफाई दी डायमेंशंस। और आखिरी स्टेप है इसमें प्रिपेयर हम लोग क्या करेंगे इसमें, तो हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं वर्किंग ड्राइंग ऑफ एलिमेंट। सो वर्किंग ड्राइंग को प्रिपेयर करना डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट का आखिरी स्टेप है। तो इसमें एक्सपेक्ट क्या करते हैं हम लोग वर्किंग ड्राइंग में। सो वर्किंग ड्राइंग में क्या होना चाहिए, इसमें होने चाहिए डायमेंशंस, टॉलरेंसेस, सरफेस फिनिशिंग ग्रेड्स, सम स्पेशल प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स की हीट ट्रीटमेंट या ऐसी कुछ प्रोसेस करनी है हम लोग को, उसका भी यहाँ पे मेंशन करना चाहिए। और ड्राइंग हम लोग जो बनाने वाले हैं यहाँ पे वर्किंग ड्राइंग, डिपेंडिंग जो हमने डायमेंशंस निकाले हैं मॉडिफाई करके, तो उस पर हम लोग वर्किंग ड्राइंग बनाते हैं। तो बनाते टाइम हम लोग को कुछ चीजें ध्यान में रखनी है, जैसे कि ड्राइंग बहुत ही क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और कंप्लीट होना चाहिए। कुछ ही अधूरी चीजें हम लोग को उसमें रखनी है नहीं। अगर कुछ चीजें अधूरी होगी तो वहां पे गेस वर्क आएगा, और किसी भी डिजाइन में गेस वर्क आना यह अच्छी बात है, उससे कंफ्यूजन और क्रिएट हो सकता है। हर एक जगह पे डायमेंशन हम लोग को देना चाहिए, और डायमेंशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है
असेंबली के लिए और इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द प्रोडक्ट के लिए। तो ये था आखिरी स्टेप, प्रिपेयर वर्किंग ड्राइंग ऑफ एलिमेंट। तो दोस्तों हमने इस लेक्चर में सीखा हुआ है कि प्रोसीजर फॉर डिजाइन ऑफ अ मशीन एलिमेंट होता क्या है। थैंक यू।